नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं सत्रजीत दलाई और मैं आज आप सभी के लिए देश विदेश की 10 सबसे बड़ी खबरें लेके आ गया हूं। अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, रोज का इंस्टेंट खबरें जानने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। चलिए खबर की ओर बढ़ते हैं। आज दिन है 3 अक्टूबर 2025 शुक्रवार। आज का पहला खबर, भारत ने पूरी दुनिया में मचाई खलबली, यूएन के शांति सैनिकों को बुलाया दिल्ली, चीन पाक की एंट्री बैन। दुनिया भर में मची उथल पुथल और युद्ध के बढ़ते खतरे के बीच भारत ने वैश्विक शांति की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। भारत की मेजबानी में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक देशों UNTCCS के आर्मी चीफ का सम्मेलन राजधानी दिल्ली में 14 से 16 अक्टूबर तक आयोजित किया जा रहा है। इस बहुपक्षीय आयोजन में करीब 30 देशों के वरिष्ठ सैन्य नेतृत्व शामिल होंगे, जो संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। दिलचस्प और कूटनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत ने इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में अपने दोनों पड़ोसी और संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में बड़ी योगदानकर्ता चीन और पाकिस्तान को आमंत्रित नहीं किया है। वहीं भारत ने गाजा और यूक्रेन जैसे युद्धग्रस्त क्षेत्र में अपने सैनिकों की संभावित तैनाती पर भी दो टूक जवाब देते हुए अपनी दशकों पुरानी नीति को स्पष्ट कर दिया है। सम्मेलन से पहले ही भारतीय अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत अब तक विदेशी संघर्ष क्षेत्रों जैसे यूक्रेन या गाजा में सैनिकों की तैनाती नहीं करेगा। अब तक की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद इसकी अनुमति नहीं देता है। भारत का रूप साफ है कि दूसरे देशों में सैनिक की तैनाती केवल यूएन के झंडे तले और UNSC के प्रस्ताव के आधार पर ही होगी। रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव विश्वेश नेगी ने संभावित तैनाती पर सवालों का जवाब देते हुए कहा, UN शांति सैनिक बलों का यूक्रेन या गाजा में तैनात होना अत्यंत असंभव है। उन्होंने UNSC की जटिल संरचना का हवाला दिया, जिसके कारण ऐसी सहमति प्राप्त करना कठिन है। यह भारत की नैतिक विदेश नीति और वैश्विक शांति व सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। नंबर 2 पर रूस ने भारत को दिया धोखा, मना करने के बावजूद पाकिस्तान को भेजेगा फाइटर जेट का इंजन। जाने पूरा मामला। भारत और रूस के रिश्ते अभी तक काफी अच्छे रहे हैं, लेकिन फिर भी व्लादिमीर पुतिन भारत की एक अहम अपील को नहीं मान सके। पाकिस्तान को JF-17 फाइटर जेट के लिए एक खास इंजन की जरूरत है। यह फाइटर जेट चीन बनाता है, लेकिन यह इसके लिए रूस पर निर्भर है। भारत ने रूस से आग्रह किया था कि वह इस खास इंजन की सप्लाई पाकिस्तान को ना करे, जिसका इस्तेमाल JF-17 फाइटर जेट में होता है। भारत ने रूस से आग्रह किया था कि वह उस खास इंजन की सप्लाई पाकिस्तान को ना करे, जिसका इस्तेमाल JF-17 फाइटर जेट में होता है, लेकिन रूस ने उनकी अपील नहीं मानी। डिफेंस सिक्योरिटी एशिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने रूस से लंबे समय तक आग्रह किया कि वह पाकिस्तान को सीधे तौर पर इंजन न बेचे, लेकिन इसने भारत की अपील को किनारे कर दिया। रूस अब पाकिस्तान को इंजन बेचने के फैसले पर टिक गया है। पाक वायुसेना अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए चीन का सहारा लेती है। उसके अधिकतर हथियार और फाइटर जेट चीन की मदद से तैयार हो रही है। चीन के बाद अब रूस भी फाइटर जेट के मामले में उसके खेमे में जाता दिख रहा है। नंबर 3 पर भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा लोकतंत्र पर हमला है। कोलंबिया में केंद्र सरकार पर बरसे राहुल गांधी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर विदेश में जाकर भारत के लोकतंत्र पर टिप्पणी की है। उन्होंने कोलंबिया के EIA विश्वविद्यालय में एक संवाद कार्यक्रम में कहा कि भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा लोकतंत्र पर हमला है। राहुल गांधी ने कहा कि भारत में कई धर्म, परंपराएं और भाषाएं हैं। लोकतांत्रिक प्रणाली इन सभी को तान देती है, लेकिन अभी भारत में लोकतंत्र पर हर तरफ से हमला हो रहा है। भारत की वैश्विक भूमिका पर पूछे गए सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने कहा, भारत की 1.4 अरब की आबादी में अपार संभावनाएं हैं, लेकिन भारत का ढांचा चीन से बिल्कुल अलग है। चीन एक केंद्रीकृत और एकरूप प्रणाली वाला देश है, जबकि भारत में अनेक भाषाएं, संस्कृतियां, परंपराएं और धर्म हैं। भारत की व्यवस्था कहीं अधिक जटिल है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया को बहुत कुछ दे सकता है और वो बहुत
आशावादी हैं। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा, भारतीय संरचना में भी कई कमियां हैं, कुछ जोखिम है जिससे भारत को पार पाना होगा। सबसे बड़ा जोखिम लोकतंत्र पर हो रहा हमला है। इंजीनियरिंग के छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत चीन का पड़ोसी और अमेरिका का घनिष्ठ साझेदार है। हम बिल्कुल उस जगह पर बैठे हैं जहां ताकतें आपस में टकरा रही है। अमेरिका के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ध्रुवीकरण अभियान ज्यादातर बेरोजगारों पर केंद्रित है। उन्होंने कहा, भारत में आर्थिक विकास के बावजूद हम रोजगार देने में असमर्थ हैं, क्योंकि हमारे अर्थव्यवस्था सेवा आधारित है और हम उत्पादन करने में असमर्थ हैं। नंबर 4 पर बरेली में इंटरनेट सस्पेंड, 4 जिले में हाई अलर्ट, ड्रोन से हो रही निगरानी। दशहरा उत्सव के मद्देनजर बरेली मंडल के चारों जिलों में कड़े सुरक्षा बंदोबस्त किए गए हैं और संवेदनशील इलाकों में पुलिस, पीएसी और आरएएफ के जवानों को तैनात किया गया है। साथ ही ड्रोन के जरिए निगरानी की जा रही है। अधिकारियों ने जानकारी दी है कि गुरुवार 2 अक्टूबर दोपहर 3 बजे से इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई है। यह पाबंदी शनिवार दोपहर तक जारी रहेगी। इससे पहले भी इंटरनेट 48 घंटे के लिए बंद किया गया था। उधर बरेली समेत अन्य जिले में हाई अलर्ट संबंधी कदम पिछले 26 सितंबर को बरेली में पुलिस और भीड़ के बीच हुई हिंसक झड़पों के बाद उठाया गया है। गत शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद कोतवाली क्षेत्र के एक मस्जिद के बाहर 2000 से ज्यादा लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। इस दौरान हुए पथराव और लाठीचार्ज में कुछ पुलिस कर्मियों समेत कई लोग घायल हो गए थे। यह हिंसा इत्तेहाद ए मिलन काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खान द्वारा आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद को लेकर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को रद्द किए जाने के बाद शुरू हुई। नंबर 5 पर पाकिस्तान के लिए एक और सदमा, भारत तैयार कर रहा है अपना अदृश्य योद्धा। इस कंपनी को मिली है जिम्मेदारी। पड़ोसी देश पाकिस्तान और चीन के साथ बढ़ते तनाव और परमाणु हथियारों से लैस चुनौतियों को देखते हुए भारत अब अपनी सैन्य ताकत को एक नए स्तर पर ले जाने की तैयारी में है। देश अब खुद का 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट तैयार करने जा रहा है, जो दुश्मन की नजरों से बचकर खामोशी से वार करने में सक्षम होगा। डीआरडीओ और एडीए मिलकर इस अदृश्य योद्धा यानी एमसीए को विकसित कर रहे हैं। इसके निर्माण के लिए डीआरडीओ ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया था, जिसमें हाल एल&टी, टाटा और अडानी जैसी 7 बड़ी कंपनियों ने रुचि दिखाई। अब इन कंपनियों में से 2 को चुना जाएगा, जो इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट में देश के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगी। नंबर 6 पर 7 देशों के निशाने पर भारत, रूस से तेल खरीदना बना आफत, कभी भी हो सकता है बड़ा हमला। क्या दुनिया में अब रूस से तेल खरीदना भारी पड़ने वाला है? जी हाँ, 7 देशों के समूह यानी G7 ने एक बड़ा एक्शन लेने की तैयारी कर ली है। खबर है कि यह शक्तिशाली समूह उन देशों को निशाना बनाने की योजना बना रहा है जिन्होंने यूक्रेन पर आक्रमण के बाद से रूस से तेल की खरीद को लगातार बढ़ाया है। इस घोषणा ने भू राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है, क्योंकि रूसी तेल के सबसे बड़े खरीदार में भारत और चीन शामिल है। भारत पहले ही इस बात को स्पष्ट कर चुका है कि उसे अमेरिका और यूरोप संघ की तरफ से निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन G7 के इस सादा कदम से दबाव काफी बढ़ सकता है। G7 देशों ने बुधवार को साफ कर दी कि रूस पर दबाव बनाने के लिए वे सादा कदम उठाएंगे। समूह के वित्त मंत्रियों ने एक बैठक के दौरान कहा कि यूक्रेन पर आक्रमण के कारण रूस के राजस्व को कम करने की कोशिश जारी है। बैठक में टैरिफ, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बैन जैसे व्यापार संबंधी उपायों पर भी लंबी चर्चा हुई। समूह के साझा बयान के अनुसार हम उन देशों को निशाना बनाएंगे जो यूक्रेन पर आक्रमण के बाद से रूसी तेल खरीद को बढ़ाना जारी रखे हुए हैं। इसका सीधा मतलब है कि अब उन देशों को आर्थिक प्रतिबंध या शुल्क का सामना करना पड़ सकता है जो रूस के युद्ध मशीनरी को धन मुहैया कर रहे हैं। नंबर 7 पर पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन, पुलिस ने लोगों पर चलाई गोली, 12 की मौत। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में लोग सड़कों पर हैं। बीते कुछ सालों को देखे तो ये पीओके में सबसे बड़ा प्रोटेस्ट है। पीओके के लोगों ने पाकिस्तान सरकार के सामने 38 मांगे रखते हुए ये प्रोटेस्ट शुरू किया था।
लोगों के विरोध का एक कारण पूरे क्षेत्र में पाकिस्तानी फौज की बहुत अधिक तैनाती होना भी था, लेकिन पाकिस्तान की सरकार ने प्रोटेस्ट कर रहे लोगों पर गोली चला दी। इस फायरिंग में कम से कम 12 लोगों की मौत हुई है। पीओके में 29 सितंबर से ही लोग सड़कों पर हैं। प्रोटेस्ट कर रहे लोगों को हटने के लिए पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने फायरिंग और आंसू गैस के गोले दागे। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक फायरिंग में मुजफ्फराबाद में 5, धीरकोट में 5 और ढडियाल में कम से कम 2 लोग मारे गए हैं। साथ ही 3 पुलिस कर्मियों की भी मौत हुई है। इसके अलावा 200 से अधिक लोग घायल हैं, जिनमें अधिकतर लोगों को गोली लगने की वजह से गंभीर चोट आई है। पाकिस्तानी सरकार ने स्थिति को कंट्रोल करने के लिए इस्लामाबाद और पंजाब में हजारों सैनिकों को पीओके भेजा है। नंबर 8 पर इतिहास और भूगोल दोनों बदल देंगे। हथियारों की पूजा कर राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को दे दी चेतावनी। विजयादशमी के दिन भूज मिलिट्री बेस पर शस्त्र पूजा कर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को स्पष्ट चेतावनी दी। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के L-70 एयर डिफेंस गन का जोरदार तरीके से इस्तेमाल किया गया था। आज राजनाथ ने इस हथियार का भी तिलक किया। गुजरात के कच्छ इलाके में खड़े होकर रक्षा मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान ने सर क्रीक इलाके में किसी तरह की हिमाकत की तो ऐसा जवाब दिया जाएगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे सशस्त्र सेनाओं ने दिखा दिया कि भारत की संप्रभुता की चुनौती देने वाली ताकतें जहां कहीं भी छिपे हो, हम उन्हें ढूंढकर उनका खात्मा करने की शक्ति रखते हैं। आज का भारत कहता है कि आतंकवाद हो या कोई दूसरी चुनौती, हम सबसे निपटने की पूरी क्षमता रखते हैं। उन्होंने आगे कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने लेह से लेकर सरक्रिक के इलाके तक भारत के डिफेंस सिस्टम को भेदने की नाकाम कोशिश की थी, जबकि भारत को सेना ने अपनी जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को सख्त कर दिया था और दुनिया को यह संदेश भी दे दिया कि भारत की सेना जब चाहे, जहां चाहे, जैसे भी चाहे पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। नंबर 9 पर पाकिस्तान और पीसीबी ने मानी हार। आखिरकार भारत को मिली एशिया कप 2025 की ट्रॉफी। एशिया कप 2025 का खिताब जीतने के बावजूद भारतीय टीम को ट्रॉफी मिलने में कई दिनों तक देरी हुई। वजह थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तथा पीसीबी और उसके अध्यक्ष मोहसिन नकवी का रवैया। लेकिन आखिरकार पाकिस्तान और पीसीबी को झुकना पड़ा और एशिया क्रिकेट काउंसिल एसीसी ने ट्रॉफी यूएई क्रिकेट बोर्ड को सौंप दी है, जो जल्द ही बीसीसीआई को भारत के सुपुर्द कर देगा। नंबर 10 पर सिराज बुमराह ने वेस्टइंडीज को 162 पर समेटा। फिर केएल राहुल बने चट्टान। ऐसा रहा पहला टेस्ट का पहला दिन। पहले टेस्ट में पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 2 विकेट के नुकसान पर 121 रन बना लिए हैं। पहली पारी में टीम इंडिया अब भी 41 रनों से पीछे है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जा रहे मैच में वेस्टइंडीज टीम पहले बैटिंग करते हुए सिर्फ 162 रन ही बना सकी। वेस्टइंडीज टीम के लिए सर्वोच्च स्कोर जस्टिन ग्रिफ्स ने बनाया, जिन्होंने 32 रन बनाए। भारत की ओर से सबसे ज्यादा 4 विकेट मोहम्मद सिराज ने झटके। इस मैच में वेस्टइंडीज को टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला बहुत भारी पड़ा। मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह के शुरुआती स्पेल में ही कैरिबियाई बल्लेबाजों के पसीने छूट गए। पहले टेगरिन चंद्रपाल, फिर जॉन कैम्पबेल और देखते ही देखते वेस्टइंडीज ने सिर्फ 42 के स्कोर पर 4 विकेट गंवा दिए। शाय होप और कप्तान रोस्टन चेस ने 48 रनों की पार्टनरशिप कर जैसे तैसे टीम को ठीक ठाक स्कोर की तरफ आगे बढ़ाए। शाय होप ने 26 और रोस्टन चेस ने 24 रन बनाए। इसी बीच जस्टिन ग्रिफ्स की 32 रनों की पारी की बदौलत वेस्टइंडीज 160 के स्कोर से पार पहुंच पाई। आज के लिए बस खबर इतना ही। कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।